Dear students, topic of this lecture is Debye-Huckel-Onsager equation. Debye-Huckel-Onsager समीकरण। इसके बारे में पढ़ने से पहले आइए हम पिछले लेक्चर में पढ़ी कुछ बातों को एक बार दोबारा दोहरा लें। लास्ट लेक्चर में हमने डेबाय-हक्केल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जाना था। हमने समझा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में एक आयन अपने विपरीत आवेश वाले आयनों के एक परिमंडल से घिरा रहता है और जैसे ही विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, ये आयन अपने विपरीत दिशा में अपने अपने इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। सेंट्रल आयन अपने इलेक्ट्रोड की ओर और आयनिक एटमॉस्फेयर अपने रेलेवेंट इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगता है। लेकिन हमने यह भी जाना कि तुल्यांकी चालकता में कमी आयनों की स्पीड में कमी के कारण होती है और आयनों की स्पीड को रिटार्ड करने के लिए, उसकी स्पीड को धीमा करने के लिए डेबाय-हक्केल ने 3 प्रभावों के बारे में समझाया। किसी भी आयनिक स्पीड के रिटार्डेशन के लिए पहला इफेक्ट है एसिमेट्री और रिलैक्सेशन इफेक्ट, असममित या शिथिलन प्रभाव। दूसरा प्रभाव है विद्युत कण संचालन प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। और तीसरा प्रभाव मीडियम का इफेक्ट, माध्यम प्रभाव। ये तीनों प्रभाव हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हाँ, अब हम इसके आगे की बात करते हैं। डेबाय-हक्केल ने इन प्रभावों के कारण आयनिक स्पीड में हुई कमी के योग के बराबर ड्राइविंग फोर्स लगाकर आयन की गति की एक स्थायी दिशा प्राप्त की और प्रत्येक प्रभाव के परिणाम का परिकलन किया और यूनिवेलेंट एक संयोजी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए एक इक्वेशन दी, जिसे बाद में ओनसागर ने मॉडिफाई किया। अतः इक्वेशन को डेबाय-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इक्वेशन में बताया गया है, लैम्डा v इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस 82.48 अपॉन dt रूट नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 to the power 5 अपॉन dt to the power 3/2 लैम्डा इनफाइनाइट इंटू अंडर रूट c। यहाँ पर लैम्डा v किसी भी आयतन पर तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। लैम्डा इनफाइनाइट अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। d डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है। नीटा उस विलयन की विस्कोसिटी है, श्यानता है। T परमताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और C उस विलयन की सांद्रता है। चूंकि विलयन एक निश्चित विलायक में बनाया गया है, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और नीटा का मान स्थिर है। और अगर हम ताप स्थिर रख दें तो एक विलायक के लिए ये इक्वेशन इस प्रकार मॉडिफाई हो जाती है, लैम्डा v इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस a प्लस b लैम्डा इनफाइनाइट इंटू c अंडर रूट c। a और b कॉन्स्टेंट्स हैं जो एक निश्चित ताप पर किसी एक निश्चित विलायक के लिए स्थिर हैं, जिनका मान स्थिर है। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि a और b का मान, इन दोनों प्रभाव जो कि हमें यहाँ ब्रैकेट में नज़र आ रहा है 82.48 अपॉन dt रूट नीटा, ये a का मान है और इसी ब्रैकेट के दूसरे हिस्से का मान b के बराबर है। और ये स्पष्ट है कि यह स्थिरांक विलायक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इनके मान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विस्कोसिटी
और टेम्परेचर पर निश्चित है, अतः विलायक की नेचर और टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार डिबय और हकल ने जो 3 प्रभावों के द्वारा आयन की गति में रिटार्डेशन एक्सप्लेन किया था, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हुए ओहनसागर ने और डिबय हकल ने जो इक्वेशन बनाई, उसे हम डिबय हकल ओहनसागर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक इक्वेशन या प्रत्येक नियम का वेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है कि क्या प्रायोगिक रूप से यह जो इक्वेशन दी गई है ये सही परिणाम देती है नहीं। तो इसके लिए अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता और सांद्रता के रूट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें, तो इक्वेशन के अनुसार हमें 2 बातें प्राप्त होनी चाहिए। फर्स्ट, यह ग्राफ लैम्डा v और अंडर रूट c के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा होनी चाहिए और इस सीधी रेखा का, इस ग्राफ का स्लोप a प्लस b लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर होना चाहिए। दिया गया ग्राफ परिणाम दिखाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए विलयन, भिन्न भिन्न विलयन बनाए गए जो कि जल में घोले गए। तो निम्न प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त हुए। चूंकि ग्राफ में हमें एक सीधी रेखा नजर आ रही है और यहाँ पर जो सीधी रेखा है वो तो सैद्धांतिक मान है और जो गोले दर्शाए गए हैं वो प्रायोगिक मानों को दर्शा रहे हैं। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि NaCl और KCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कम सांद्रता पर सीधी रेखा समीकरण का सत्यापन करती है, किंतु सांद्रता बढ़ाने पर, अधिक सांद्रता पर चालकता का विचलन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यह भी स्पष्ट है कि अनंत तनुता पर C का मान 0 के समीप पहुंच जाता है। इक्वेशन का दूसरा जो पद है वो नगण्य हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा a प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट अंडर रूट c। चूँकि सांद्रता 0 हो जाती है तो यह मान भी 0 हो जाता है और ऐसे समय में लैम्डा v लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। इस प्रकार हमने पाया कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए जो आलेख है, जो ग्राफ है, वो डिबय हक्कल थ्योरी के अनुसार ही व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। डिबय हक्कल सिद्धांत की एक और कन्फर्मेशन कंडक्टिव मेट्रिक मेजरमेंट के अनुसार भी हमें प्राप्त हुई। इक्वेशन के अनुसार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों पदों में डिनोमिनेटर पे है, हर में आता है। इसका मतलब है कि जल की अपेक्षा जब कम परावैद्युत स्थिरांक वाले विलयन में तुल्यांकी चालकता सांद्रता वृद्धि के साथ बहुत तेजी से घटनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, परावैद्युत स्थिरांक क्या है? परावैद्युत स्थिरांक किसी भी विलयन में पोलैरिटी का मेजरमेंट है, उसकी ध्रुवणता का माप है। तो जब किसी भी विलयन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, यानी उनका इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कम है, दोनों आयनों के बीच की दूरी भी कम है, ऐसे समय में जो इंटर आयनिक फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हैं। दूरी कम होने की वजह से, अंतर आयनिक डिस्टेंस कम होने की वजह से अंतर आयनी आकर्षण बढ़ जाता है और ऐसे समय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। तब सांद्रता वृद्धि के साथ तुल्यांकी चालकता में तेजी से कमी आती है और ऐसा अल्कोहल, एसीटोनाइट्राइल जिनके की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल से कम है, उन विलायकों के साथ तुल्यांकी चालकता के मान में ये एग्रीमेंट पाया गया। ये बात बिल्कुल
स्पष्ट रूप से सही मानी गई। अतः डिबाय-हक्केल-ओहनसागर इक्वेशन बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को समझाने में सफल रही, किंतु इस नियम की कुछ कमियां भी रहीं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डिबाय-हक्केल सिद्धांत क्योंकि इस बात पर आधारित है कि विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उपरोक्त थ्योरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के डाइल्यूट सॉल्यूशंस, तनु सॉल्यूशंस में व्यवहार को समझाने में तो पूर्णतया सफल रही, किंतु अधिक सांद्रता पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के व्यवहार में विचलन को समझाने में असमर्थ रही। इसका कारण आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल आकर्षण बल है, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन पर यह आयन्स आयनाइज्ड तो हैं पर डिसोसिएटेड नहीं होते। ये आयनिक पेयर्स के रूप में रहते हैं, इसलिए इनकी एक्टिविटी, इनकी जो रियल कंसंट्रेशन है वो विलयन में कम हो जाती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हमने जाना कि किस प्रकार डिबाय-हक्केल ने मैथमेटिकली अपने प्रभावों को, 3 प्रभावों को प्रदर्शित किया और उन्हें एक इक्वेशन के रूप में मॉडिफाई किया ओहनसागर ने, और उसका व्यवहार डिबाय-हक्केल-ओहनसागर इक्वेशन की जो हमने प्रायोगिक सत्यापन देखा और उसकी लिमिटेशंस के बारे में जाना। थैंक यू।